नमस्कार दोस्तों, रैंक बूस्टर में आपका स्वागत है। अगर 2027 की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने का सपना है तो चलिए आज पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के हर जरूरी कॉन्सेप्ट को फटाफट रिवाइज करते हैं। ये आपका अल्टीमेट रिवीजन होने वाला है। अच्छा, हम सब अपने आसपास फूल देखते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये फूल असल में होते किस लिए हैं? सिर्फ खूबसूरती के लिए? चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। जी नहीं, इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते। सच तो ये है कि ये पौधे की सबसे एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव मशीनें हैं। इनका असली काम है पौधे की नस्ल को, उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। तो सवाल ये है कि ये जो रिप्रोडक्टिव मशीन है, ये काम कैसे करती है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक फूल की बेसिक बनावट, उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखिए, एक टिपिकल फूल में 4 मेन घेरे या वर्ल्स होते हैं। बाहर के जो 2 हैं, कैलिक्स और कोरोला, मतलब हरी पत्तियां और रंगीन पंखुड़ियां, ये तो हुए सहायक अंग। इनका काम है सुरक्षा और अट्रैक्शन। लेकिन असली खेल तो अंदर के 2 चक्रों का है। पुमंग, जो कि मेल पार्ट है, और जायांग, जो कि फीमेल पार्ट है। यही है असली रिप्रोडक्टिव हिस्से। तो कहानी शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। चलिए देखते हैं कि परागकण यानी पॉलन ग्रेन का ये सफर शुरू कहाँ से होता है और कैसे होता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक खास बायोलॉजिकल नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है, माइक्रोस्पोर्स का बनना। ये माइक्रोस्पोर्स ही आगे चलकर पॉलन ग्रेन्स में मैच्योर होते हैं। तो होता क्या है, एक मदर सेल, जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, मियोसिस डिवीजन से गुजरती है। इस एक सेल से 4 हैप्लॉइड यानी N माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये चारों के चारों फंक्शनल होते हैं और हर एक से एक पॉलन ग्रेन बनता है। अब इस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक बहुत ही मजबूत परत होती है जिसे एक्साइन कहते हैं, और ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। ये पदार्थ सच में कमाल का है। ये दुनिया का सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल माना जाता है। मतलब इस पर तेज एसिड, एल्कली या हाई टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं होता। और जानते हैं, इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स हजारों सालों तक खराब नहीं होते और हमें फॉसिल्स के रूप में मिल पाते हैं। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर भी अपनी एक दुनिया है। इसमें 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक बड़ी वाली, जिसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, इसका काम है पॉलन ट्यूब बनाना और खाना स्टोर करना। और दूसरी छोटी वाली, जो इसी के साइटोप्लाज्म में तैरती है, उसे जेनरेटिव सेल कहते हैं। इसी से आगे चलकर 2 मेल गैमीट्स बनते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है जो आपको याद रखना है। लगभग 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में परागकण पौधे से इसी 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आ जाता है। मतलब जब उसमें एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव सेल होती है। चलिए, अब नर युग्मक की कहानी को यहीं रोकते हैं और चलते हैं मादा युग्मक की तरफ। देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है जो इन पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए तैयार होता है। जैसे मेल साइड पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, वैसे ही फीमेल साइड पर है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर का बनना। ये प्रक्रिया ओव्यूल के अंदर होती है। यहाँ पर मेल प्रोसेस से एक बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ चारों माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल थे, याद है? पर यहाँ मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है और वही आगे चलकर एम्ब्रियो सैक बनाता है। और फिर कई डिवीजन के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, वो होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। ये नंबर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड बोर्ड्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस 7 सेल स्ट्रक्चर के अंदर भी एक पूरी टीम काम करती है। इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 सिनर्जिड्स होती हैं जो पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाती हैं, 1 एग सेल होती है जो कि असली फीमेल गैमीट है, और बीच में एक बड़ी सेंट्रल सेल होती है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी, सबसे क्लाइमैक्स वाले टॉपिक पर, डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन। सच में ये वो प्रक्रिया है जो फ्लावरिंग प्लांट्स को बाकी सबसे अलग और अनोखा बनाती है। इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं?
क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 फ्यूजन एक साथ होते हैं। पहला मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है जो कि 2n होता है, और दूसरा मेल गैमेट उन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो कि ट्रिप्लॉइड यानी 3n होता है। और यही एंडोस्पर्म आगे चलकर एम्ब्रियो को पोषण देता है। ये इतनी कमाल की और यूनिक प्रोसेस है। इसकी खोज 1898 में नवाशिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और इस एक डिस्कवरी ने प्लांट बायोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। तो ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, पर इसके बाद क्या? इसके बाद ही तो फूल का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, फल और बीज में। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी यानी अंडाशय बदल जाता है फल में, और ओव्यूल यानी बीजांड बन जाता है बीज। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म, जो कि एम्ब्रियो का खाना है। एक और मजेदार बात, जो फल सिर्फ ओवरी से बनते हैं जैसे आम, उन्हें ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। पर कुछ फल ऐसे भी हैं जैसे सेब, जिसमें ओवरी के साथ साथ फूल का कोई और हिस्सा जैसे थैलेमस भी फल बनाने में हिस्सा लेता है। ऐसे फलों को फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। तो अगली बार जब सेब खाएं तो याद रखिएगा कि उसका जूसी हिस्सा असल में फूला हुआ थैलेमस है। चलिए अब फटाफट कुछ सवालों से अपनी लर्निंग को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, परागकण की बाहरी परत एक्साइन किससे बनी होती है? सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है सी, स्पोरोपोलिनिन, वही सुपर रेजिस्टेंट मटेरियल। अगला सवाल, इस अनोखी प्रक्रिया डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? ये तो अभी अभी हमने पढ़ा। सही जवाब है बी, नवाशिन। ये नाम जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, एक छोटे से परागकण से लेकर डबल फर्टिलाइजेशन और फिर फल बनने तक का ये सफर सच में नेचर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अगली बार जब आप कोई भी फल खाएं तो एक पल के लिए उस असाधारण बायोलॉजिकल यात्रा के बारे में जरूर सोचिएगा जिससे गुजरकर वो फल बना है ना कमाल की बात?